ओके। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 31 मार्च के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स का जो कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुए हैं। तो देखिए, आज हमारे आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स में लगभग लगभग कुछ इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी डाइवर्स हैं आर्टिकल्स। ओके, कुछ जुडिशरी से हैं, कुछ आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से हैं और कुछ नहीं बल्कि तीन हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर हैं। ओके, और कुछ हमारे डोमेस्टिक इश्यूज पर हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो और मुझे टाइम लिमिट के अंदर कवर करना है। तो मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको कंसाइज में पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आप अपने सुनकर आप अपने पॉइंट्स खुद लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस आर्टिकल में मोटा मोटा यही है, यहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट हो रही है उसके बारे में चर्चा करी गई है और यहाँ राइटर ने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को लिखा है। क्रिटिकल का मतलब है कि सरकार की निंदा करते हुए और सरकार को कुछ सजेशंस भी दिए हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। आप उसको सुन लीजिए क्या है। पहली बात वो कह रही हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है इस बारे में, और ये कहना चाहती हैं कि जो भी ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर की विजिट है ये दो फ्रंट पर होगी। एक इंडियन डिफेंस परचेज, दूसरा रूबी रूपल अकाउंट, सॉरी रूपी रूबल अकाउंट। ओके, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो इंडिया को ये क्रिटिसाइज करती हैं कि इंडिया ने यूक्रेन के मैटर पर कोई भी एक डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया, कोई सशक्त तरीके की बातचीत, उन्होंने सशक्त तरीके की निंदा नहीं करी है, उस पर उन्होंने बात करी है। अब उसके चलते ये क्या बोलती हैं कि ऐसा खबर है कि इंडिया एक मीडिएटर का भी रोल अपना सकता है, बीइंग स्ट्रांग इन द लीडरशिप। बट ये सब बातें ठीक हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो बोला है कि ये कह रही हैं कि काउंटर पार्ट मतलब कि एस जयशंकर जी को ये बात रखनी चाहिए उनके फॉरेन मिनिस्टर के सामने कि इंडिया तब तक आपसे डिफेंस परचेज नहीं करेगा जब तक आप इमीडिएट सीज फायर नहीं करते हो यूक्रेन के ऊपर। ये एक इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। इट डिपेंड्स कि क्या है, बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा एक दिया है। तो आप क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, जब कभी भी आंसर लिखते हो तो क्रिटिकलिटी में आपके मुश्किल से दो ही तीन पॉइंट आते हैं, तो आप वहाँ पर इसको किसी तरह फिट कर सकते हो। पहली बात है, इन्होंने बोला कि इंडिया तब तक आपसे डिफेंस परचेज का निगोशिएशन नहीं शुरू करेगा जब तक पुतिन वॉर एंड नहीं करते हैं। ये इन्होंने पहली बात कही है। और उन्होंने दूसरी बात ये बोली है कि एक तरीके से बोला है कि हम रशिया को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। रशिया हमको आर्म सेल करता है तो वो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, हम उसको पेमेंट देते हैं और वो इसलिए करते हैं। और उन्होंने फिर यहाँ पर बोला है कि कई सारे सिक्योरिटी रीजन मतलब कई सारे सिक्योरिटी और कई सारी ऐसे आप समझ सकते हैं कई सारी ऐसी स्ट्रेटेजिक काम थे जिससे रशिया ने हमें निगलेक्ट किया है और चाइना को हमारे ऊपर चूज किया है। आप ये देख सकते हैं, हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिलेड डिलीवरीज, raised up prices and excluded India from area of key security concern such as Afghanistan under the Taliban and access to Central Asia. It has chosen China over India on every issue. ओके, तो ये यही कहना चाह रही हैं कि हम रशिया को इतना फेवर करने की नेसेसिटी नहीं है, बाकी और पूरी इंटरनेशनल लॉबी को नाराज करते हुए। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ कोट करी कि हम डिफेंस परचेज कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस एयरफोर्स का सीधा सा है कि उनको रफेल चाहिए मिग के ऊपर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रफेल हमको क्योंकि फ्रांस से खरीदना है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर इतना हम रशिया की तरफ अपना झुकाव रखें, और ताकि ऐसा ना हो फ्यूचर में कि फ्रांस हमें जो है रफेल बेचने से मना कर दे या पूरी लॉबिंग हो जाए उधर रशिया, सॉरी यूएसए इस चीज़ पर एक हावी हो जाए। इन्होंने उस पर बात करी है। ओके, आई होप आपको आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इंडिया का इंटरेस्ट अभी के लिए ये होना चाहिए एक स्टैंड लेने के चलते कि आप वॉर को सीज करो, ठीक है, अदरवाइज हम डिफेंस परचेज नहीं करेंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है ये रूपी रूबल के बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है। और तीसरी चीज़ है कि रशिया ने हमें ऐसा कोई फेवर नहीं कर दिया, वो आर्म्स बेचते हैं, पैसा लेते हैं, उसके लिए भी उन्होंने कई जगह ऐसा हुआ जहाँ पर चाइना को प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है मुकाबले भारत के। ओके, आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया। देखिए, इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, आसाम मेघालय का जो बॉर्डर इशू है इसके चलते आपको क्या होना चाहिए, आसाम मेघालय की काफ़ी अच्छे से आपको ज्योग्राफी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली लगातार करीब करीब 1.5 साल मतलब 1 साल हो गया इस इशू को बार बार हाईलाइट में आते हुए। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है कि आपको क्या करना है, आसाम मेघालय बॉर्डर का इशू क्लियर करना है, अच्छे से समझना है। यहाँ पर यही बात करी गई है कि इन्होंने 12 में से जो 6 इनके अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उस पर 6 पर इन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया है, जो कि फ्रूटफुल जा रहा है, बाकी 6 में डिफिकल्टी होगी। यही सब इन्होंने बातें करी हैं। और यहाँ पर बोला है क्यों, क्योंकि आसाम को कॉलोनियल एक तरीके से लुम्बरिंग था, वहाँ पर काफ़ी होती थी, पेड़ कट के जाते थे ये सब कॉलोनियल एरा में। तो बाद में जैसे जैसे वो डिसइंटीग्रेट होता रहा आसाम, तो काफ़ी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी हैं, नागालैंड से भी हैं। तो ऐसा करके इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है जो कि आपको
जाननी चाहिए, बट इतना भी कुछ सब्सटैंशियल नहीं है। बट यहाँ डोमेस्टिक इशू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं, देखिए रिजॉल्विंग स्ट्रेस, यहाँ पर बात करी गई है कि IL&FS का इशू जो आया था, ओके, वहां पर उसकी बात करी है कि यहाँ पर सॉरी ये हमारी एक NBFC है, और इसका जो रेजोल्यूशन था, ठीक है, करीब 55,000 प्लस 6,000 करोड़, नियरली 1 लाख करोड़ के आसपास इसका रेजोल्यूशन था, जो IBC प्रोसीडिंग्स के तहत शुरू किया गया था। अभी यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो उसमें राइटर ने यह भी लिखा है कि कुछ कोविड के रीजन से है, बट यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स खुद कोटक महिंद्रा के चेयरमैन जो कि उदय कोटक हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स कोट किए हैं यहाँ IBC को लेते हुए। द प्रोसेस एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ये एक आपको सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो इसमें बोला है कि एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, और इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्टैटिक्स दी गई है कि ऑन एन एवरेज 465 दिन लगते हैं किसी भी इंसॉल्वेंसी के नतीजे पर आने पे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की डेटा है ये, ठीक है, 465 दिन ऑन एवरेज लगते हैं, और दिसंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग 73% केस, मतलब 73% केसेस ने 270 दिन की जो लिमिट, मतलब 270 दिन ऑलरेडी पार हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि एक करीब करीब ये आपका 1.5 साल की अवधि के आसपास पहुंच रहा है। तो यहाँ पर यही पॉइंट हाईलाइट किया गया, और उसमें फिर ये बोला गया है कि स्ट्रेसिंग स्ट्रेस एंटिटी ग्रेटर इज द वैल्यूएशन, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना डिले होगा, उसकी वैल्यू इतनी इरोड होगी। ओके, और फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि जैसे कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट करते बोला है कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पर जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल को यहाँ पर किसी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, तो समाजवादी पार्टी को जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, परचेज पावर एग्रीमेंट्स हुए हैं, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उन पर वाद विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। ये इससे अननेसेसरी हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पर बेसिकली बस यही पार्ट बोला गया है कि जो IBC का फ्रेमवर्क है उसके चलते बहुत समय लग रहा है चीज़ों को करने में, ठीक है। अब ये आर्टिकल में मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि इस आर्टिकल में कुछ नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ही क्रिटिसाइजेशन किया गया है, और उस पर अभी एक ऑलरेडी एक डेवलपमेंट हो रहा है कि जो सील्ड पैकेट, मतलब अभी कुछ दिन पहले टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी कि जो सील्ड पैक जजमेंट है, इस चीज़ पर चंद्रचूड़ जी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट आया था। तो इसके चलते इसमें बात करी गई है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। जो सील्ड पैक जजमेंट टाइप का माहौल बन चुका है काफ़ी, और वहाँ पर इन्होंने इसी में बात करी कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट थी जो फार्म लॉस के ऊपर थे, उसके जो रिपोर्ट को पब्लिक किया गया उसमें कई सारी चीज़ें आप देखने में आएगा कि ठीक से कंसल्टेशन ही नहीं हुआ है। और इसमें उन्होंने बोला है कि मेन था संयुक्त किसान मोर्चा, इसने ही ऑलरेडी बाइकआउट कर दिया था, तो उसमें इतना कुछ सब्सटेंशियल इनपुट ही नहीं था जिस पर उन्होंने डिसीजन दे दिया, ठीक है। बट एनीवे ये इतना कोई ज़रूरी आर्टिकल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है नेचुरल पार्टनर फॉर द फ्यूचर। देखिए यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA की बात हो रही है। देखिए आज एक आर्टिकल आया है क्योंकि ये चीज़ साइन होने वाली है, और अभी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो ये है कि जब ये अभी फाइनली हो जाएगा, एज रिपोर्टेड द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, ओके, इसके ऊपर अभी और चीज़ें आना बाकी हैं, ठीक है। यहाँ पर बस यही तारीफ करी गई है इंडिया की लीडरशिप की और ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप की, कि जिस तरह का उन्होंने ये आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि अभी इसमें इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं है इस आर्टिकल में, इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, जो इसकी वैल्यू बता रहा हो कि इस से कितना परसेंटेज हमने मार्केट कवर किया है, क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे, क्या चीज़ है वहाँ से जो हम यहाँ ला सकते हैं। सीधी सी बात है कि आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी पैरालांस है, काफ़ी अच्छे से फैले हुए हैं, तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, बट लेट्स सी, इसके ऊपर अभी शुरू हुआ है, अभी और आएगा, तो विल सी कि कैसा क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये बोली गई कि क्वाड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रोल इंस्ट्रूमेंटल था, हालांकि अभी करंट सिचुएशन को देखते क्वाड की लेजिटिमेसी, आई मीन क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा अंडरमाइन हुई है, क्योंकि इंडिया का इंक्लिनेशन कहीं और हुआ है और बाकी तीन जो थे उनका इंक्लिनेशन ऑलरेडी USA की तरफ था। तो ये पॉइंट रखा गया है, और इसमें भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी बात कर लेता हूँ, लेट्स बी नेबरली। लेट्स बी नेबरली में क्या है कि एक बहुत राइटर ने जो है पाकिस्तान के साथ रिलेशन सुधारने की बात करी है। अब लेट्स सी हैपेंस, यहाँ पर क्या हो रहा है कि
इन्होंने बोला है, यहाँ उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि हमारी और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी है। उसके चलते इन्होंने बोला है कि 10 साल में जो है कोई भी चेक पोस्ट नहीं बना है, और ऑलरेडी हमारे पास 23 चेक पोस्ट इन मेकिंग है 2025 तक, उसमें कोई भी पाकिस्तान नहीं है। इतने सारे चेक पोस्टों में केवल एक चेक पोस्ट है हमारे पाकिस्तान के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अभी इसमें फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स और मेंशन किए हैं, वो ये हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन सार्क बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो तापी गैस पाइपलाइन था ये भी एक ठंडे बस्ते में चला गया है। इंटीग्रेटेड पावर ग्रिड एंड एनर्जी के थे हमारे, उनके बीच में बातचीत चल रही थी, वो भी बिल्कुल शांत हो गई है। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान को झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन सब के चलते बात ये हो रही है कि हमको अब चाइना की तरफ से हमें खुद पाकिस्तान की तरफ हमें खुद बढ़ना चाहिए, और कुछ कॉशंस के साथ। अब देखिए यहाँ बात क्या करी गई है, ये करी गई है कि हमें 3 कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए उनकी तरफ फिर से कदम बढ़ाना चाहिए। ये है, पहली कंडीशन है कि पॉलिटिकली साइलेंट, मतलब हमारे डोमेस्टिक में घर में बिल्कुल शांति होनी चाहिए, पॉलिटिकली शांति, बिल्कुल शांति से काम करना होगा सरकार को, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, जो बॉर्डर रीजन है पाकिस्तान इंडिया के जो बॉर्डर रीजन है वहां पर देखना है कि हमारे पास मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, हम कहाँ पर एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं जिससे हमारे इमीडिएट लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक्सपोर्ट मार्केट। तीसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर नॉन रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव होना चाहिए, शुड बी प्रमोटेड डिप्लोमेटिकली इन ऑर्डर टू प्लेस द बॉल इन पाकिस्तान कोर्ट। इसका कहने का मतलब है कि इंडिया को नॉन रेसिप्रो मतलब इंडिया को अपनी तरफ से करना चाहिए, बट उनसे करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि एक सीडो प्रेशर क्रिएट होगा कि इंडिया तो अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहा है, बट पाकिस्तान की साइड से वो चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की अपैरल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो उसके चलते यहाँ पर बात करी गई है कि कई सारे सेगमेंट में हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पर यही सब बोला गया है कि हमारा ऑलरेडी जो है पुलवामा अटैक के बाद हमने उनसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो ले लिया था स्टेटस, और उसके बाद 200% कस्टम ड्यूटी भी लगा दी गई थी, ठीक है। तो और ये नई आईसीपीज बनाने की बात कर रहे हैं इन जगहों पर, और बोल रहे हैं कि इंडिया को और मल्टीपल फ्रंट से उनसे ट्रेड शुरू करना चाहिए, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब से, ताकि हम उनको एक तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो सके, वहाँ से हम जितना ले सकते हैं ले सके, क्योंकि आप जान ही रहे कि उनकी कंट्री में ऑलरेडी सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हैं। तो हम उस चीज़ का इकोनॉमिकली फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो एक हमें अपर हैंड देगा उनके ऊपर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर करी गई है। अब अगला आर्टिकल हम देखते हैं, और लास्ट आर्टिकल है, इसमें डिस्कशन हुआ है स्टेट की फिजिकल पॉलिसी का। ओके, फिजिकल पॉलिसी जो कि बजट के थ्रू बताई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई निकालता है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अभी कई सारे स्टेट्स के जो है ऑलरेडी बजट आ गए हैं, बट काफ़ी मिक्स सिचुएशन है, कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखना शुरू किए हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि सबसे पहली बात तो है कि राइटर का कंसर्न यहाँ है कि आप ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर बोला है कि पहली बात तो है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ओके, वो स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी कम है, ओके, मुकाबले सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट काफ़ी हाई है, ठीक है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि आईपीओ भी आएगा तो उसका भी पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी पैसा है। बट इनका यहाँ कहने का मतलब है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो भी काफ़ी हाई है, और स्टेट के पास ज़्यादातर इनडायरेक्ट कलेक्शन ही आता है, ठीक है। वो लीकर बेच के कितना ही पालेंगे, और उसके बाद उनके जो अपने इंटरनल ऑपरेशन हो रहे हैं कि रियल एस्टेट ऑपरेशन हो रहा है, और बाकी स्टैंपिंग सो मिला के यहाँ पर राइटर का कहना यही है कि उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिल रहा है, बट वो सफिशेंट नहीं होगा उनके रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए, ओके। दूसरी चीज़ है कि लगातार सरकार की तरफ से ग्रांट में कमी आ रही है, और जो जीएसटी कंपनसेशन था वो भी इट इज़ आउट टू एंड। तो यहाँ पर राइटर का पॉइंट ये है कि जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं स्टेट के लिए वो काफ़ी कम हैं। थर्ड, जीएसटी कंपनसेशन ये कह रहे हैं कि करीब करीब उसको माना जा सकता है कि जून 2022 में एंड हो जाएगा, बट अभी भी कई सारे स्टेट्स ने उसकी अकाउंटिंग कर रखी है कि वो पैसा आएगा, उससे वो अपने पेंडिंग ड्यूज और इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टिल जनवरी, तो अपने पेंडिंग ड्यूज से क्लियर करने की बात करिए, बट जहाँ तक है कि ये बंद हो जाएगा, यहाँ पर आप एक लॉस में जाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने बात करी है कि फोर्थ, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, खर्चा करने की साइड, स्टेट्स हैव हिस्टोरिकली एंड सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ टोटल स्पेंडिंग टाइड टू मीटिंग देयर कमिटेड प्रायोरिटीज। कमिटेड प्रायोरिटीज मतलब कि ऑलरेडी जो उनके इलेक्शन प्रोमिसेस रहते हैं उसको फुलफिल करने में, बाद में फिर अपने स्टेट मशीनरी की पेंशन एंड XYZ, जो आप एक तरीके से समझ रहे हैं कि एक लाइबिलिटीज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो फुलफिल करने में उनका सारा चला जाता है। बट कहा जा रहा है कि ये चीज़ें
जो पीआरएस की डेटा के तहत द स्टेट शेयर ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रीइंग अप रिसोर्सेज। ठीक है, इन कंपैरिजन द सेंटर्स कमिटेड एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू राइज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट लिमिटिंग इट्स रूम टू मैनोवर। तो वो यही कह रहे हैं कि इनका जो स्पेंडिंग स्कोप है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इनके पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि इनकी जो कमिटेड प्रायोरिटीज हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, ये डेटा बोलती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि डेट रिपेमेंट काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपनी स्पीड अप कर दी है, बट यहाँ पॉइंट ये है कि वो अभी इनको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं करेगा, वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा। तो अगेन इनका जो बाकी बचा हुआ जो डेट अभी चल रहा है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी सेंटर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि सिक्स्थ मोस्ट स्टेट्स हैव पेक्ड देयर कैपिटल आउटले, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को उन्होंने बोला है कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा तेज है। बट जैसा कि देखा गया है, इन्होंने वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लेते हुए बोला कि उन्होंने 21-22 में बोला 32,000 करोड़ करेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका 19,000 ही करोड़ के आसपास रहा। तो अगेन वो चीज़ जितना बोल रहे हैं उतना जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो फुलफिल हो नहीं रहा है। और किसी ने भी अभी तक रुपीज़ 1 लाख करोड़ जो सरकार ने इस बार इंटरेस्ट फ्री बोला है बजट में, उसको किसी ने भी अपने ऐसा अकाउंटिंग नहीं करी है उसकी। अब यहाँ पर माना जा रहा है 3 क्वेश्चन हो सकती हैं कि कुछ स्टेट्स डू नॉट वांट टू अवेल दिस फैसिलिटी। ओके, ठीक है, ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज इन द एक्सटेंट होप्ड। ठीक है, फिर उनका जो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि स्टेल इस फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, मतलब और जोर शोर वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। देन थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने बजटेड जो उन्होंने बजट कर रखा है उतने में ही खर्चा करें, लेकिन इस पैसे को लेके बाद में अपने वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, मतलब शिफन ऑफ कर देंगे, कहीं का पैसा कहीं लगा देंगे। सो दिस इज द थिंग। अब फिर से मैं एक इस आर्टिकल के सारे पॉइंट्स को आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। पहली बात है कि आर्टिकल है कि स्टेट कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। उसके लिए राइटर ने बोला है कि स्टेट के पास जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो उसके ऑप्शंस कम हैं, सेंटर के पास मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेट को ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। दूसरी चीज़ बोली है कि जो स्टेट्स के पास जो जीएसटी कंपनसेशन आता था उसमें भी शॉर्टफॉल हो रहा है ऑलरेडी, और जहां तक उम्मीद है 2022 में जून में उसको बंद कर दिया जाएगा, बट स्टेट्स ने अभी भी उसकी अकाउंटिंग कर रखी है। दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में स्टेट्स की जो कमिटेड प्रायोरिटीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ओके, तो वो अपने बचे हुए पैसे को प्रोडक्टिव एरियाज में यूज़ कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला तीसरा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आप मान के चलिए बोल रहे हैं कि डेट रिपेमेंट की बात करी गई कि स्टेट्स ने अपनी डेट रिपेमेंट को काफ़ी रैंप अप कर दिया है, बट वो इनको अभी शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं करेगा, वो उनको लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा करेगा। और तीसरी बात उसके बाद जो इन्हें बोलते हैं कि 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट फ्री लोन सेंटर देने की बात करा, उसका कहीं भी इन लोग ने ऐसा अपनी बुक में इसको जगह नहीं दी है। और उसमें 3 कंडीशन राइटर ने बोली, या तो वो पैसा ले लेंगे और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, या तो वो पैसा ले लेंगे और क्या करेंगे कि उसको शिफन ऑफ कर देंगे, अपना बजट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही रखेंगे बट इस पैसे को लेके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि वो पैसा लेंगे ही नहीं। ओके, सो इन सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और आई होप कि आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ हो। सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।